और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उसके बाद ही IL&FS का डिफ़ॉल्ट आया, या उसके बाद ही आपने DHFL का डिफ़ॉल्ट देखा, या HDL का डिफ़ॉल्ट देखा, या काफ़ी और भी अभी भी काफ़ी ऐसी एंटिटीज़ है जिसके पास ये सिनेरियो हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट सबको जो समझना है वो दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सिक्योरिटाइजेशन देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द रिस्क विच अ पर्टिकुलर पेपर कैरीज। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन लिटिल बिट ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज सिक्योरिटाइजेशन इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक। लेकिन मैं एक छोटा सा ग्लिम आपको देने का ट्राई करता हूँ कि होता क्या है सिस्टम में। जैसे कि कोई भी NBFC होती है या कोई भी बैंक होती है, वो इन्वेस्टर के पास से एक FD या उनका इन्वेस्टमेंट आता है तो वो उसके सामने एक FD इशू करते हैं। जो FD सर्टिफिकेट इशू करते हैं उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा रहता है कि भाई आप ये 6%, 7%, 8% जो भी आपका FD का रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको मिलेगा। वो पैसा वो NBFC का यूज कहाँ पे होता है कि वो NBFC या बैंक दोनों के बात कर रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई वो उसको लेंडिंग करेंगे। वो पैसा जब लेंडिंग होता है तो लेंडिंग कहाँ पे होता है कि भाई जिस पर्पज से वो लिया होता है, या वो NBFC का कॉन्स्टिट्यूशन जो हिसाब से बना होता है, जैसे कि कोई हाउसिंग डेवलपमेंट में है तो उसका पैसा हाउसिंग में जाएगा, हाउसिंग मार्केट में जाएगा। किसी का पैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो उसका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। दे कैन डाइवर्सिफाई, वो उनका मैंडेट के हिसाब से दे कैन गिव दी फंड्स अवे। नाउ ये लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 300 करोड़ रुपया यहाँ पे आया कि भाई लोगों ने FD में इन्वेस्ट किया ये NBFC के, और वहाँ से 300 करोड़ रुपया, तो ये लोग क्या करेंगे, ये 300 करोड़ रुपए का लोन बाहर करेंगे। अब लेटर से ये लोग वहाँ पे लोन देते हैं हाउसिंग मार्केट को, तो वो हाउसिंग मार्केट को लोन दे दिया। अभी एवरेज लोन, हाउसिंग का एवरेज लोन टेन्योर रहता है 20 साल का, तो वो 20 साल के अंदर वो 300 करोड़ वापस आ जाएगा। तो क्या वो 20 साल तक धंधा ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो 300 करोड़ आया है वो तो सामने चला गया, तो फिर वो फिर आगे वो धंधा करेंगे कैसे? और वो जो लोन दे रहे हैं वो 12%, 13% पे दे रहे हैं लोन, या 10% पे दे रहे हैं, और यहाँ पे जो FD इन्वेस्टर है उसको 6-7% दे रहे हैं, तो बीच का जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है वो उनका प्रॉफिट है। अभी यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि भाई ये अगर इनको अगर नया पैसा, या ये NBFC को अगर नया पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसको एड्रेस करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी लोन पोर्टफोलियो है जिसमें बोरोवर जो है वो हर महीने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल यानी आपका EMI पे कर रहा है, उसका एक पूल बनाते हैं और उसको एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक छोटा सा कंपनी होता है, उसके अंदर वो कंपनी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसको एक टाइटल देते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो डिफॉल्ट फ्री होता है, यानी उस पर डिफॉल्ट लागू नहीं पड़ता। यानी अगर यहाँ पे ये बैंक डिफॉल्ट होता है, यहाँ पे ये पूरा सिस्टम का डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो SPV को कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल का ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो पैसा आने वाला है वो आपके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से आने वाला है, जो बोरोवर है उसके पास से वो पैसा जाने वाला है, तो वो वहां पे उसका पेमेंट जाएगा, क्योंकि ये लोग ने लोन का पूरा लायबिलिटी उसके बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर दिया है। उसको फिर ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसमें से एक अपना बॉन्ड इशू करते हैं जिसको बोलते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, MBS बोलते हैं इसको। ये MBS इशू करते हैं और ये MBS के अंदर फिर म्यूचुअल फंड है या LIC है या कोई भी इन्वेस्टर है, वो पेपर के अंदर, वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो बॉन्ड का पैसा वो SPV को मिलेगा, और वो SPV फिर वो पैसा वापस NBFC को वापस करेगी। यानी इन्होंने 300 करोड़ का लोन बुक जैसे बनाया, वो तुरंत वो लोन उन्होंने SPV में ट्रांसफर किया, और वो SPV उनको 300 करोड़ यहाँ से देगी, और SPV सामने से बॉन्ड इशू करेगी, जो इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, तो उनका 300 करोड़ वापस आ गया जो NBFC का था, तो NBFC उसको फर्दर आगे लीवरेज करेगी। तो ये पूरा एक सिक्योरिटाइजेशन का एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो अभी सारे म्यूचुअल फंड या सारे डेट फंड जो है या सारे LIC या काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, वो फिर ये SPV के पास से DHFL का ये आपका पेपर बाई कर रहे थे। उसके साथ साथ DHFL खुद भी, यानी DHFL जैसी कंपनियां खुद भी एक NCD मार्केट से ले रही थी कि भाई वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे रहे थे जो मार्केट रेट से ज़्यादा रेट पे थे। यानी अगर FD का रेट अगर 60% है तो ये लोग 9-10% पे डिबेंचर दे रहे थे, तो लोगों को ये हायर रिटर्न प्रोडक्ट चाहिए था, तो पीपल हैव इन्वेस्टेड इन दैट। सो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे था। नाउ द रियल पॉइंट कम्स कि ये सभी बैंक करते हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है कि भाई ये सिक्योरिटाइजेशन सभी बैंक करते हैं, सभी NBFCs करते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि
2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पेपर्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई। जो एसेट बैक सिक्योरिटीज थी या जो फिक्स इनकम पेपर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि देयर वर लॉट ऑफ कैश इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। क्योंकि लोगों ने काफ़ी पैसा कन्वर्ट किया, या फिर किसी का ब्लैक का था उसको व्हाइट किया, या पूरा एक आपको पता है कि उस टाइम पे काफ़ी मार्केट भी बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो वो पैसा जब सिस्टम में आया तो अनप शनप पैसा वो एक साथ अंदर आ गया सिस्टम में, और वो जब पैसा अंदर सिस्टम में आया तो उसके लिए फिर और पेपर्स की जरूरत पड़ी। तो और पेपर्स को वो पूरा डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इन लोगों ने फर्दर ज़्यादा सिक्योरिटाइजेशन किया। अभी ज़्यादा सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए उनको ज़्यादा लोन डिसबर्समेंट करना पड़ता है। तो वो लोन डिसबर्समेंट भी उन्होंने फिर क्या किया कि उनको देखा कि भाई ये चीप मनी है, तो ये चीप मनी को और सर्विस और ज़्यादा लोन दे दे। तो उन्होंने और ज़्यादा लोन दिए और उसके ऊपर पेपर क्रिएट किए और पेपर करके उसको आगे लेके गए। तो ये पूरा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है, और इसके अंदर उनको ये दिखा कि एकदम इजीली बिना कुछ किए हमको ये पूरा साइकिल घुमाने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो किसी की नज़र में नहीं आया, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि उसके बाद ही IL&FS का डिफ़ॉल्ट आया, या उसके बाद ही आपने DHFL का डिफ़ॉल्ट देखा, या HDL का डिफ़ॉल्ट देखा, या काफ़ी और भी अभी भी काफ़ी ऐसी एंटिटीज़ है जिसके पास ये सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि उन्होंने वो टाइम पे मार्केट का डिमांड देख के अनाप शनाप पेपर अपने इश्यू कर दिया, और अभी वो लोन रिपेमेंट करने का कैपेसिटी नहीं है। और उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड की वजह से टोटल लॉकडाउन हो गया, फिर मोनिटोरियम घुसाया, यानी काफ़ी चीज़ें फिर उसके बाद ऐसी हुई कि जो यही चीज़ को दबाने के लिए बैंडेजिंग का काम किया, ये चीज़ को बाहर नहीं आने दिया। ये चीज़ को NPA रिकॉग्नाइज करने का भी प्रोसेस पहले अलग था, अभी और अलग कर दिया, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे लंबा। लेकिन ये एक सिक्योरिटाइजेशन और ये डीमोनेटाइजेशन, ये दो चीज़ ने मिलकर ये प्रॉब्लम को ज़्यादा वर्स कर दिया। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट।